लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। और यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट देंगे वो आपको बोर मॉडल तक यूज में होगा, कहीं सब जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले से आप जानते भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ए तो साइनोसोडल वेव है ग्राफ, राइट। इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज साइनोसोडल ही वेव रहेगा, बट 99% केस में यही वेव हम लोग देखते हैं। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ वेव लेंथ, हालांकि वेव का पूरा चैप्टर ही होने वाला है तो वहाँ तो और भी डेप्थ में जानेंगे ही, बट वेव लेंथ का मतलब क्या जानते हैं? तो जनरल एक होता है कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस। एक बात तो ये हो गया, मतलब कहने का सेंस है यहाँ से यहाँ के बीच का लेंथ, करेक्ट, वेवलेंथ बोल रहे हैं। बट नाम ही क्या है? नाम पढ़ी तो किसका लेंथ? वन कंप्लीट वेव का लेंथ। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, ये भी एक डिफरेंस लिख लेंगे। पहला तो डिफरेंस आपका लिख लेंगे क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, और दूसरा क्या है? लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। सर तो कैसे पता चला कि यहाँ तक कंप्लीट वेव हुआ? जहाँ से शेप दोबारा रिपीट होता है, जहाँ से शेप वेव का दोबारा रिपीट हो रहा है 100%, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वन कंप्लीट वेव, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि उसके लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सेम शेप दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? करेक्ट। या कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा तो दोबारा सेम शेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ और यहाँ से यहाँ का लेंथ डिफरेंट लेंथ रहेगा या सेम लेंथ रहेगा? सेम लेंथ रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर वन कंप्लीट वेव कैस का मतलब क्या है? तो ये सब तो आपको वेव इन स्ट्रिंग में पढ़ाया जाएगा एवरीवन, बट फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। इसको एक स्ट्रिंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग का दूसरा किनारा मेरे हाथ में है और वहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को पहले यहाँ पे लेके गए, फिर यहाँ पर लेके गए, इतना ही काम किए हैं। तो किस टाइप का शेप बनेगा? बस एक ही बार ऐसा किया और बस यहाँ लेकर गया, यहाँ लेकर आया, ट्रायंगल बनेगा। या एक काम करने से इस टाइप का शेप क्रिएट हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनता है, इस टाइप का शेप क्रिएट होता है, करेक्ट। अब पानी में एक पत्थर डालते हैं तो कैसा वेव क्रिएट होता रहता है? एक छोटा सर्कल, उसके बाद एक बड़ा सर्कल, उसको एक उससे बड़ा सर्कल, राइट, उस टाइप का वेव। और ऐसे ऐसे होते चला जाता है, वेव आगे जाता है और ऑसिलेशन ऊपर नीचे होता है, पानी ऊपर नीचे करता है, लेकिन वेव कहाँ जाता है? तो उसको कौन सा वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, जहाँ पे वेव का वेलोसिटी का डायरेक्शन और पार्टिकल का ऑसिलेशन एक दूसरे का क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। तो मान लेते हैं कि इतना ही किए तो ये इस टाइप का शेप बन के रह जाएगा, इसको बोलते हैं हाफ ऑफ द होप, करेक्ट। और आप अपने हाथ में इसको पकड़ के रखिए, छोड़ना नहीं है किनारा। ये क्या यहाँ पे ये शेप बन कर यहीं पे रुकेगा या आगे बढ़ना शुरू करेगा? यहाँ पे तो आप जाम करके रखे हैं ना, फिक्स कर दिए, तो जाएगा तो इधर ही, राइट। तो उस केस में क्या स्ट्रिंग का पार्टिकल मूव कर रहा है या शेप मूव कर रहा है?
स्ट्रिंग का पार्टिकल नहीं मूव कर रहा, स्ट्रिंग का पार्टिकल सिर्फ ऊपर जा रहा है, राइट। तो वेव में कुछ इस टाइप का सिचुएशन होता है। आप लोग तो शायद ये गेम नहीं खेले होंगे, ये बहुत फेमस गेम होता है गांव का, हालांकि अभी नहीं खेलते हैं लोग बिकॉज ईंट बहुत महंगा हो गया है। ब्रिक्स 100 ईंट, यहाँ ईंट नहीं समझते, ब्रिक्स, इसको सजा दिए, राइट, और इसको पुश किए तो क्या होगा सर, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा और ये आगे बढ़ते रहेगा। या आप बहुत कोई सुपर हिट मूवी देखने के लिए गए हैं सलमान खान का, मान लेते हैं एक लाइन पे, अभी तो ज़माना ख़त्म हो गया, अभी तो हॉल ही नहीं भर रहा है, तो उसमें देखिएगा कि आपको पीछे से कोई धक्का दे दिया तो डायरेक्टली उसको नहीं मोमेंटम ट्रांसफ़र करना है। हो सकता है सोर्स बहुत पीछे हो और वो बहुत पीछे वाले को धक्का दिया हो तो उसका वेव क्या आ गया। इसका मतलब है कि वेव में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, एनर्जी का मूवमेंट होता है। क्या होता है, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या ट्रांसफ़र करता रहता है, अपना स्टेट ऑफ मोशन। क्या ट्रांसफ़र करता है, स्टेट ऑफ मोशन। यस, इसका मतलब है कि इसके जस्ट पहले यहाँ का पार्टिकल तो यहाँ इस पोजीशन पे है और यहाँ का पार्टिकल क्या है, थोड़ा ऊपर है, तो ये क्या करेगा, अपना स्टेट ऑफ मोशन इसको देगा तो इसको ऊपर पुल करेगा, और ये क्या करेगा, इसे ऊपर पुल करेगा। ये और यहाँ पे देखिएगा, ये पार्टिकल तो सबसे ऊपर आ गया है, अब ये पार्टिकल क्या करेगा, अपना स्टेट के लिए इसको नीचे करेगा, तो इस तरीके से ये पार्टिकल अब नीचे आना स्टार्ट होगा, ये पार्टिकल कहाँ जाना स्टार्ट होगा। इस तरीके से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल जस्ट आगे वाला पार्टिकल को जिस डायरेक्शन वेव जा रहा है अपना स्टेट ऑफ मोशन ट्रांसफ़र करता है। और ये जो जा रहा है शेप वो क्या जा रहा है, एनर्जी, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है या एनर्जी का, एनर्जी का। हालांकि इतना यहाँ पर डेप्थ में बात करने का कोई मतलब नहीं है, सब वेव में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसका मतलब है वेव में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, वेव में एनर्जी का मूवमेंट होता है। एनीवे, तो यहाँ पे हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपने एक काम किया, ऐसे गए वापस ऐसे आए और फिर ऐसे गए वापस ऐसे आए, तब कैसा शेप बना होगा। अरे काम एक ही बार करना है, तो इसके वजह से कैसा शेप बनेगा, ऊपर, इसकी वजह से कैसा शेप बनेगा, और कौन वाला शेप आगे रहेगा, ये बन के रुका रहेगा या आगे चला जाएगा। तो नहीं लगता है कि सर इस टाइप का शेप बन गया होगा, हाँ या ना। और उसके बाद आप वन कंप्लीट टाइम ऐसा कर लिए, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, अब फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। जब फिर से रिपीट करेंगे तो कुछ डिफरेंट शेप बनेगा या यही से वापस रिपीट हो जाएगा। ऐसा काम आपने 2 बार किया, 1 ए, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, फिर से ऊपर नीचे नीचे ऊपर, तब इस टाइप का कितना शेप बनेगा, कोई नया या यही शेप रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, करेक्ट। तो जहाँ से शेप रिपीट हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हुआ, मतलब वो वहाँ पे वो वन कंप्लीट वेव बन गया होगा, करेक्ट है ना। तो वन कंप्लीट वेव बनने में जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन का वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। और वन कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, करेक्ट है। और वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेव लेंथ। डिस्टेंस इक्वल टू पढ़ते हैं ना, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो वन टाइम पीरियड में कोई भी वेव जितना डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका पार्टिकल तो ऊपर नीचे हो रहा है, वेव आगे की तरफ, राइट। तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, वेवलेंथ। तो सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, राइट। और वन कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये समझ में आ गया है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपका एक कंप्लीट साइकिल लेने में, साइकिल का मतलब ऑलवेज ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो वन कंप्लीट साइकिल में मान लेते हैं कि आपका 1/10 सेकेंड लगा, हाउ मच। अब तब पूछेंगे
1 सेकेंड में कितना वेव बनेगा? यूनिटरी मेथड ना भाई। 1/10 सेकेंड में एक वेव, 1/10 सेकेंड में मतलब 1 साइकिल, एक वेव मतलब, तो 1 सेकेंड में 1/10, 1 बाई कितना 10। तो नहीं लगता कि सर ये आपने एक काम कर दिया, टाइम पीरियड 1/10 था, तो आपने बोला कि 1 सेकंड में कितना बनेगा, तो 1/10 कर दिए, मतलब क्या हो गया 1/t कर दिए। इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। करेक्ट। तो अभी इतना बेसिक बातें क्लियर हो गया है, हाँ या ना? ठीक है। देखिए अगर सही से कर लीजिएगा तो एसएचएम का हार्डली आपको 6 क्लास भी अगर इस बैच को पढ़ा दें, मेडिकल वाले बैच को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 200% गारंटी है। और एसएचएम का अगर वेव पढ़ा दिया, वेव इन स्टिंग, वेव इन साउंड, क्योंकि आपका जो वेव आता है भाई जस्ट फार्मूला पुटिंग आता है, बट फार्मूला पुटिंग तभी आएगा ना जब आप थ्योरी को समझे हुए हैं, राइट? थ्योरी नहीं समझा रहेगा तो फार्मूला भी नहीं लगा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो एक लाइन खाली लिख लीजिए, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव is called wavelength. फुल स्टॉप देने के बाद it is also defined as distance covered by wave in one complete distance covered by wave in one complete cycle. It is also defined as distance covered by wave in one complete cycle. One complete cycle में जितना टाइम लगेगा that is called what? Time period. Correct? अब बाकी अगर लिखना चाहते हैं क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ तो आपकी मर्जी है, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखेंगे, ये कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा। मान लेते हैं कि आपको मैं एक लेंथ दिया, करेक्ट, जहाँ पे वेव प्रोपेगेट कर रहा है वहाँ पे मैंने एक लेंथ दे दिया, और तब मैं पूछा हाउ मेनी वेव्स इन दिस लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स, वेव नंबर नहीं, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन दिस लेंथ। तो सर ये तो देखकर ही काउंट कर लेंगे नहीं, 1 2 मोटा मोटी 2.5, राइट। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू टोटल लेंथ बाय वेव लेंथ लिख सकते हैं, टोटल लेंथ बाय, ये लिख लीजिएगा, ये भी कहीं पे यूज होगा, ठीक है। वेव नंबर किसको डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, ए स्पेसिफाई कर दिया गया। इसका मतलब एल का वैल्यू 1, इसका मतलब एल का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा, करेक्ट। और नंबर ऑफ वेव्स को कैसे डिफाइन करते हैं, 1/λ। इसी को हम लोग म्यू बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू बार, करेक्ट। तो स्टूडेंट वेव नंबर का यूनिट क्या रहेगा, तो सर वेव नंबर का यूनिट डिपेंड करेगा कि लैम्डा का क्या यूनिट है। अगर लैम्डा का यूनिट सेंटीमीटर है तो वेव नंबर का यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसका यूनिट मिलीमीटर है तो क्या रहेगा, मिलीमीटर इनवर्स। अगर इसका मीटर रहेगा तब क्या रहेगा, मीटर इनवर्स, करेक्ट। इसका मतलब है कि इफ अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट क्या कहलाएगा, इसका यूनिट कहलाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, करेक्ट है ना। चलिए
अब लिखिए फ्रीक्वेंसी, उससे पहले लिखिए आप टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ब्रैकेट लिखिएगा, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल। चलिए अब उसके बाद लिखिए, और टाइम पीरियड किसे इंडिकेट करते हैं? अब लिखिए फ्रीक्वेंसी। यहां देखिए क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, और नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। दोनों अलग सेंस है या सेम सेंस है? वन कंप्लीट साइकिल में वन वेव, राइट? वन कंप्लीट साइकिल में कितना वेव? वन कंप्लीट वेव रहेगा, तो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्टली ये कर दिया जाए 1/T? यहां तक सही है? अब देखिए स्टूडेंट, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय, तो स्पीड ऑफ वेव के लिए हम लोग सर्टेन डिस्टेंस मेजर करेंगे, उतना डिस्टेंस का टाइम निकाल लेंगे और उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दे तो मुझे स्पीड मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज लैम्डा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज व्हाट? और लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? लैम्डा डिस्टेंस वन कंप्लीट वेव का, तो वन कंप्लीट वेव में कितना टाइम लगेगा? टी। डिस्टेंस बाय आईसी को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 1/T। आई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये पहले से हम लोग जानते थे, 9th क्लास जान रहे हैं। V इक्वल टू व्हाट? न्यू लैम्डा। लिख लीजिए। ऐसे इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल का ऑसिलेशन तो ऐसे हो रहा है ना, अब वेव कैसे जा रहा है? ऐसे। ऑसिलेशन कैसे हो रहा है? ऊपर नीचे। और वेव कैसे जा रहा है? इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का ऑसिलेशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। बट इसमें मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एक कंप्लीट वेव का क्लास नहीं है, जस्ट मुझे कुछ यूज़ करना है। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको भी दे दें और लैम्डा दे दें तो क्या फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे? इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। और अगर सी को फिक्स, भी को फिक्स कर दे तो सर और भी अच्छा है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोले व्हाट इज द खासियत ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, मूविंग विद व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, जो आप मोबाइल में रिसीव करते हैं वेव, फ्रीक्वेंसी वेव, उसका स्पीड क्या रहता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव या मोबाइल का वेव, राइट, या ऑर्डिनरी लाइट का वेव, करेक्ट। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल, या माइक्रोवेव जो घर में यूज होता है, करेक्ट। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। एक लाइन लिख लीजिएगा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपको नहीं था कि स्पीड को फिक्स कर दिया गया, सी इक्वल टू व्हाट, न्यू लैम्डा। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ मेरा वेव क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन व्हाट अबाउट लैम्डा, भाई न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगा ना, राइट। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, आप ये बात यहाँ नहीं बोल सकते थे, जब तीनों वेरिएबल रहेगा तो सिर्फ न्यू और लैम्डा का बात कर सकते हैं, तीनों वेरिएबल है ना, तो नहीं बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा डिक्रीज ही होगा। हो सकता है कि भीख पे काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, बट अगर इस क्वांटिटी को फिक्स कर दिए तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन लैम्डा व्हाट, बट व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, स्पीड इज कीपिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में ये रिलेशन रहेगा। तो यहाँ देखिए, इस पे इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आएगा कि ऑल इंडिया रेडियो रिलीज एक वेव रिलीज करा जिसका लैम्डा ए है, देन फ्रीक्वेंसी निकालिए, निकल जाएगा, क्योंकि सी तो पता रहेगा, और सी का वैल्यू कितना 3 × 10⁻, बट यूनिट का ख्याल रख लीजिएगा, किसका ख्याल रखना है, यूनिट का, करेक्ट। बात मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा वो आपको नहीं पता है। क्या देखिए, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब सबका स्पीड तो सेम रहेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका होता है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ए है, ये किसका ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का। तो लैम्डा वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट, विजुअल लाइट का लैम्डा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, आप लोग कुछ याद है, स्टार्ट कहाँ से होता है, $3,500 एंगस्ट्रॉम से मोटा मोटी 7,000, और ये आपको पता है ना कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, राइट, और 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या 10 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, तो क्या इसी को ऐसे लिखा जाए 350 नैनोमीटर से कहाँ तक
750 नैनोमीटर तक। करेक्ट है ना? इसको पढ़िए, मैंने क्या लिखा, विवग्योर। ये क्या है? वायलेट। ये क्या है? इंडिको, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ देखिएगा, अब सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि मान लेते हैं कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और जानते हैं स्पेक्ट्रम का बोली लगाया जाता है कि हाँ इतना इतना पैसा में बिक रहा है स्पेक्ट्रम। करेक्ट? अब बहुत सारी चीज़ जानते भी होंगे। तो मान लेते हैं कि किसी को 90 किलो हर्ट्ज से लेकर 95 किलो हर्ट्ज यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी दिया गया। तो 90 से 95, 90 किलो हर्ट्ज से 95 किलो हर्ट्ज तक कितना नंबर, कितना वैल्यू? इनफाइनाइट, राइट? यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी तुम यूज कर सकते हो। करेक्ट? ऐसा होता है ना? समटाइम देखते हैं क्रॉस कनेक्शन भी लग जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ के बीच में मैंने कोई एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बोला या फ्रीक्वेंसी का एक बिट्स बोला। कोई आपसे बोलेगा x इक्वल टू 2, तो सिर्फ x का एक वैल्यू। और कोई बोलेगा नहीं x यहाँ से यहाँ तक सारा वैल्यू लेना है भाई, तो आप ऐसे बोलिएगा x इक्वल टू 2 से कहाँ तक लेना है? x इक्वल टू 4 तक। आप सारे वैल्यू को सेपरेट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का बिट्स। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मिलेगा इसको बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? बैंड, जिसके अंदर बहुत सारा फ्रीक्वेंसी रहेगा। करेक्ट? तो दो इस टर्म यूज किया जाता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम और एक लाइन स्पेक्ट्रम। बोलिए, बैंड स्पेक्ट्रम एंड, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम? मतलब बस एक वैल्यू। यहाँ पे बोलते हैं x इक्वल टू 2 सिर्फ, क्या बोलते हैं? तो x इक्वल टू 2 सिर्फ यहाँ पे मतलब एक, बस एक वैल्यू और कोई भी वैल्यू नहीं। ओनली कितना, हाउ मेनी वैल्यू? तो अगर सिर्फ वन फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, जैसे सपोज कीजिए कि आप बोल रहे हैं, कितना पे आता है? रेड एफएम बजाते रहो 95.3 या 93 पॉइंट, तो 93.5 एक फ्रीक्वेंसी है पार्टिकुलर, राइट? मतलब क्या हो गया? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या हो गया? हालांकि ऐसा नहीं रहता, उसके आगे पीछे पहले के ज़माना के रेडियो में देखिएगा उसको ऐसे घुमाते थे तो पहले के ज़माने में आगे पीछे होते होते पकड़ने लगता था। लेकिन फिर भी एक शार्प, जहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर वॉइस रहेगा, तो एक वैल्यू रहेगा, बैंड नहीं रहेगा। क्या रहेगा? एक शार्प फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो क्या कहलाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी रहेगा, एकदम बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी। एक फ्रीक्वेंसी है 90 हर्ट्ज, दूसरा फ्रीक्वेंसी है 95 हर्ट्ज, तीसरा फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। बस अब इसमें क्या है? डिसकंटिन्यूटी। तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर बैंड रहेगा जिसके दो वैल्यू के बीच में बहुत सारा फ्रीक्वेंसी आप यूज कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम एंड, तो विजुअल लाइट क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम? बैंड स्पेक्ट्रम है। करेक्ट? ऐसा नहीं होता है, अब नहीं तो आप लैब में अगर एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो कोई भी ऑर्डिनरी लाइट, वाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर, राइट? तो यहाँ से अगर हम लोग वाइट लाइट को पास करते हैं तो कितना लाइट में स्प्लिट कर जाता है? 7 फंडामेंटल कलर, राइट? करेक्ट है ना? तो यहाँ पे देखिएगा कि जो 7 फंडामेंटल कलर है, तो मान लेते हैं कहीं पे अगर वायलेट है तो यहाँ पे वायलेट कम होते होते इंडिको में मर्ज कर जाता है। क्या होता है? इसका मतलब इस बाउंड्री पे क्या रहेगा सर? दोनों का मिक्सचर रहेगा। यहाँ पे वायलेट का भी कॉम्बिनेशन थोड़ा दिखेगा और इंडिको का भी। तो क्या बीच में कोई ब्लैक रहा? नहीं रहा, डिसकंटिन्यूटी नहीं रहा। और इंडिको कम होते होते किस में मर्ज कर जाएगा? अब ब्लू कम होते होते, दिस इज द वजह सिर्फ ओनली वन टाइप का ब्लू होता है या बहुत डिफरेंट टाइप का ब्लू होता है? डीप ब्लू और स्काई ब्लू, राइट?
अलग अलग टाइप का ब्लू होता है। तो यहाँ पे क्या नजर आएगा? ब्लू स्क्रीन। इस बाउंड्री पे क्या नजर आएगा? इसमें ब्लू भी रहेगा। और यहाँ पे क्या नजर आएगा? ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन एक ही बात है। यहाँ पे क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? येलोइश ऑरेंज। करेक्ट। तो ये है सिचुएशन। तो सर इससे क्या क्वेश्चन आएगा? तो भाई इससे क्वेश्चन सोचो कि कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे विग्योर में फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ लिया गया है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो लैम्डा इधर बढ़ रहा है ना, लैम्डा इधर बढ़ रहा है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी किधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा। वजह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, लैम्डा डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ऐसा हम लोग क्यों बोल पाए? क्योंकि विजुअल लाइट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखेंगे, एक मिनट। एक काम करने में आप 1/10 सेकेंड लिए। कितना? तो 1 सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी हो, कितना वेव हो गया? 10। करेक्ट। 1 सेकेंड में कितना? 10। तो भाई ये आप काम कर रहे हैं ना, कोई तो सोर्स होगा। इसका मतलब है कितना वेव प्रोड्यूस होगा 1 सेकेंड में, वो कौन डिसाइड करेगा? सोर्स। सोर्स के हाथ में क्या है? नंबर ऑफ वेव इन यूनिट टाइम। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। मीडियम पे या सोर्स पे? सोर्स पे, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। करेक्ट। अब मान लेते हैं कि आपका एक 1 कंप्लीट साइकिल में 1/20 लगता सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस होता? 20 वेव। तो जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1/20 सेकंड है और जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1/10 सेकंड है, तो किसमें आप ज़्यादा वेव प्रोड्यूस कर दिया 1 सेकंड में? किसमें आप सोर्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा? 1/20 में, राइट? क्योंकि उसमें 1 सेकंड में 20 वेव जाना है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेव का एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा? वेव ज़्यादा एनर्जी करेगा। करेक्ट। इसका मतलब बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन है। किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा। दिस इज द वजह कि विजुअल लाइट में वायलेट, आपसे इस विजुअल में पूछा जाएगा, या जितना भी मैंने एग्जांपल लिया था कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव तक, मोस्ट इनर्जेटिक वेव कौन था? कॉस्मिक। और लिस्ट इनर्जेटिक वेव? रेडियो वेव, राइट? और उससे कम जो घर में खाना गर्म करने का काम आता है, माइक्रोवेव। अब समझ में आ गया कि रेडियो वेव या इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला ही यूज़ क्यों करते हैं। समटाइम्स नहीं देखते हैं, बात करते करते कान गर्म हो जाता है। अगर 2 घंटा बात कर लिए मोबाइल से, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है ना भाई एक्चुअल में होता है। तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या एनर्जी आ रहा है? थैंक गॉड कि उसमें माइक्रोवेव नहीं यूज़ किया जाता है। राइट। तो अब समझ में आ गया कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से भी क्या हार्म है। वो डायरेक्टली आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। डायरेक्टली क्या रिसीव कर रहे हैं? एनर्जी। करेक्ट। ओके। तो यह है लिस्ट इनर्जेटिक विजुअल लाइट। यह है मोस्ट इनर्जेटिक, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब लिखिए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट।
इसको सही से समझना है स्टूडेंट। तो इसको समझने से पहले आप सबसे पहले समझिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। मतलब जो हम लोग का सिलेबस का पार्ट है, इसका और भी डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, बट जो हम लोग का पार्ट है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, या आगे चल के बोलूँगा क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट? एक मिनट, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मान लेते हैं। कल के डेट में जो करेंसी है, सारा करेंसी को मैंने कहीं भी ऐसा सिचुएशन अगर रहा होगा कि नहीं, करेंसी के नाम पे सिर्फ भाई एक काम करना है कि ओनली 5 रुपीज़ का ही कॉइन चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। कितने का? 1 रुपये। 50 पैसा तो कब का ख़त्म हो गया। शायद आप लोग देखे 50 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा के ज़माने के नहीं है। 5 पैसा, 25 पैसा देखे हैं। मैं 1 पैसा भी देखा हूँ, 2 पैसा भी देखा हूँ, 5 पैसा भी देखा हूँ, 10 पैसा भी देखा हूँ, राइट। चलिए वो मैटर नहीं करता कि आप देखे नहीं देखे हैं, म्यूजियम में जाकर देख लीजिएगा आप। तो मान लेते हैं कि करेंसी के नाम पर सिर्फ 5 रुपये चल रहा है, करेक्ट। अब मैंने आपको बोला कि मुझे 25 रुपये दीजिए। कैसे दीजिएगा? मेरा समस्या समझे? करेंसी के नाम पे क्या चल रहा है? अभी अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे सामान देखते हैं, खरीदने जाते हैं और 1 रुपये नहीं रहता है तो आप चॉकलेट दे देते हैं, राइट। अब 50 पैसा बचा रहेगा तो कैलकुलेशन में ऐसा भी तो हो सकता है कि कैलकुलेशन किया 50 पैसा मेरा निकल रहा है, वो 50 पैसा तो बेचारे नहीं दे पाएंगे। 50 पैसा एक्स्ट्रा देंगे या नहीं तो नहीं देंगे, या तो हम लोग छोड़ देंगे, नहीं तो वो एक्स्ट्रा दे देंगे। दो ही बात हो सकता है। उपाय है 50 पैसा देने का आज के डेट में? ऐसा गूगल पे में 50 पैसा दे सकते हैं। ये सही है। तो कोई पे नहीं आया है दुनिया में, ये मान लीजिए, सपोज कीजिए कि नहीं आया है। कंडीशन है कि बाकी सारा पे ख़त्म, सिर्फ एक ही कॉइन चल रहा है 5 रुपीज़ का, और 21 रुपीज़ आपसे मैंने मांगा। कैसे दे पाइएगा? मैं ना कम ले सकता हूँ ना ज़्यादा ले सकता हूँ। तो आप हाथ खड़ा कर लेंगे, सरेंडर। सर नहीं हो पाएगा। ये तो करेंगे नहीं कि 4 कॉइन अथवा उसको तोड़कर, ये नहीं कर सकते हैं। कॉइन को थोड़े तोड़ते रहिएगा, चलेगा फिर? देखिए दे आर वेरी वाइज पीपल। बस प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे टाइम ले लेते हैं। इसका मतलब है कि जब कंडीशन रहेगा तो मिनिमम 5 रुपये से कोई दे सकता है, लेकिन इसका उसके बाद जो देगा इसका मल्टीपल देगा, इसका मल्टीपल 5 × 1 देगा, नहीं तो 5 × 2 देगा, नहीं तो 5 × 3 देगा, नहीं तो 5 × 4 देगा। दिस इंटू फ्रैक्शनल वैल्यू देगा? नहीं दे सकता है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में रुपये का सबसे छोटा वैल्यू क्या हुआ? 5, और रुपये का इससे बड़ा वैल्यू के लिए इसमें इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू से या इंटीग्रल वैल्यू से। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि रुपया क्वांटाइज्ड हो गया है। क्या हो गया है? क्वांटाइज्ड। और रुपया का बड़ा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रुपये के सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मिलेगा। उससे अगर इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लाइक 21 रुपीज़, तो आपको नहीं मिलेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये अगर इस थ्योरी को अगर कोई फॉलो करता है तो हम लोग बोलते हैं कि दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। क्या बोलेंगे? दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। ये समझ में आ गया? हेलो? हाँ हेलो, क्लास में हैं? ठीक ठीक। ओके स्टूडेंट,
तो अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले समझिए फिर मैं लिखवा दूंगा, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज, तो Q इक्वल टू 2 कूलम है पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो एक्चुअल में कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज किसका कलेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज किससे बनता है, प्रोटॉन के चार्ज से, राइट। इसका मतलब 2 कूलम चार्ज का कोई गोला नहीं मिलेगा आपको। 2 कूलम चार्ज किससे बनेगा, सो मेनी प्रोटॉन के चार्ज को मिलाकर। कन्वेंशन यही है ना कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किससे कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज में किसका चार्ज आता है, तो 2 कूलम। अगर पूछा जाएगा कि 2 कूलम चार्ज में कितना प्रोटॉन का चार्ज रहेगा, तो आप यही करेंगे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और उससे अगर उससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, प्रोटॉन के चार्ज से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो आप इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 1.5 प्रोटॉन तो नहीं कर सकते हैं, जब भी बोलेंगे तो 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन। इसका मतलब है कि चार्ज इज ऑल्सो व्हाट, क्वांटाइज्ड। चार्ज का किसी बड़ा वैल्यू के लिए चार्ज के सबसे छोटे वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसा कोई भी क्वांटिटी, नॉट इवन लाइट, वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका बड़ा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके सबसे छोटे वैल्यूज को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हम लोग बोलेंगे दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। समझ में आ गया। तो वैसा कौन कौन सा हो सकता है हम लोग के सिलेबस में, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, नहीं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, नहीं तो क्वांटाइजेशन ऑफ, समझ में आ गया है। अब ये टर्म समझ में आ गया सबको। चलिए अब यहाँ देखिए, हाँ स्टूडेंट बोलिए। तो एक्चुअल में वेव लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है। और इस थ्योरी के लिए यहाँ आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो एक तो कैरेक्टर है कि वेव कैरेक्टर, और जब वेव कैरेक्टर रहेगा तो अब वेव का मतलब एनर्जी। तो अगर लाइट का वेव कैरेक्टर देखेंगे तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस। तो अगर वेव कैरेक्टर सोचेंगे तो लाइट एनर्जी हर जगह पे एकदम कंटिन्यूअसली स्प्रेड है, फैला हुआ है। और दूसरा कैरेक्टर ए है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा गया है। तो दूसरे कैरेक्टर में लाइट वेव के फॉर्म में नहीं जाता है, पार्टिकल के फॉर्म में जाता है, झुंड बनाकर। एक ग्रुप चला गया, फिर यहाँ पे एनर्जी नहीं है, फिर एक ग्रुप जा रहा है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं, राइट। एक कैरेक्टर ये है। तो एक्चुअल में लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है, जिसमें एक कैरेक्टर में हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मानते हैं, बिल्कुल वेव का फॉर्म में। और दूसरा में क्या मानते हैं कि लाइट एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी इज द व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। ये छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टिकल। क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं, लाइट पार्टिकल। और इस पार्टिकल का स्टैंडर्ड नाम है 1 क्वांटा ऑफ लाइट। क्या नाम है, 1 क्वांटा ऑफ लाइट। या इसी का तीसरा नाम है फोटोन। क्या नाम है, फोटोन। तो फोटोन क्या है, फोटोन है स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है, लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी। तो सर पार्टिकल में भी फ्रीक्वेंसी होगा, बिल्कुल होगा। पार्टिकल में क्या बोलते हैं, ब्लॉक में फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यहाँ पे SHM में, हाँ या ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो कोई पार्टिकल भी तो भाई यहाँ पे पार्टिकल है, वो भी तो वाइब्रेट कर सकता है अपने मीन पोजीशन के अराउंड, हाँ या ना, करेक्ट।
ऑर्डिनरी लाइट तो वाइब्रेट करता ही है, तो ऑर्डिनरी लाइट का पार्टिकल वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, जिसको बाद में हम लोग पोलराइज कर देते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, राइट, विच इज वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन, करेक्ट। इसका मतलब है कि जिस लाइट पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ वेव का नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंशियल ही क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी इस वेव का हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पार्टिकल का भी हो सकता है। तो जिस लाइट पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसके पास वन ऑफ द पैकेट में एनर्जी ज़्यादा रहेगा, और जिस लाइट पार्टिकल के पास फ्रीक्वेंसी कम रहेगा बट इसका स्पीड क्या रहेगा, तो लाइट का स्पीड तो फिक्स है। तो ऑल दिस पार्टिकल ऑल्सो मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट, ऑल दिस पार्टिकल ऑल्सो मूविंग विथ व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, करेक्ट। इसका मतलब है कि और इस वन ऑफ द पैकेट का नाम क्या है, वन क्वांटा ऑफ लाइट, बोलिए वन क्वांटा ऑफ, और उसका नाम क्या है, वन फोटोन। तो अब समझ में आ गया कि लाइट पार्टिकल का स्टैंडर्ड नाम क्या है, फोटोन, और क्या नाम है, वन क्वांटा ऑफ लाइट। और लेमन लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी। तो जब पैकेट बोलना है या पार्टिकल बोलना है तो आप 1.3 पार्टिकल तो बोल ही नहीं सकते हैं, 1.3 पार्टिकल बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि आपको बोला जाए कि नहीं लाइट का इस कैरेक्टर को देखते हुए आंसर दीजिए, इस कैरेक्टर को देखते हुए आंसर दीजिए, और मान लेते हैं कि मैंने आपको बोल दिया कि देखिए इसका वन पैकेट में 1 माइक्रोजूल है, हाउ मच, इसका वन पैकेट के अंदर कितना एनर्जी है, और इस पूरे बॉक्स में, एक मिनट पहले समझ लीजिए, इस पूरे बॉक्स में 100 जूल है, क्या है, अब बोला गया कि जो 100 जूल है उसमें इस कैरेक्टर को मैं सपोज कर रहा हूँ, कौन सा कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर को, और तब बोलेंगे कि इस पैकेट, इस एनर्जी वाले पैकेट का यहाँ पे कितना पैकेट रहा होगा। तो आप बोलेंगे कि सर टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये जो n रहेगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगा या इंटीग्रल, पार्टिकल तो इंटीग्रल फ्रैक्शन हो नहीं सकता है, क्या रहेगा। इसका मतलब है कि लाइट एनर्जी का बड़ा वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसके सबसे छोटे पैकेट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू से। और ये अगर प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये तो प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन का था, ये किसका प्रॉपर्टी था, क्वांटाइजेशन का। तो अब सबको समझ में आ गया व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या क्वांटाइजेशन ऑफ करेंसी, क्वांटाइजेशन ऑफ करेंसी। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए। बहुत आसान सा टर्म था लेकिन इसको समझाना जरूरी था। लिखिए, पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed, the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in form of electromagnetic wave, in form of electromagnetic wave is called as one quantum of light. Which is also known as one quanta of which is also known as याद रख लीजिएगा, और which is also known as one photon, or which is also known as one photon. करेक्ट है ना। चलिए,
इसका मतलब वन क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या है, इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिएगा, एक और पॉइंट बनाइए। वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ लाइट फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी। वन क्वांटम ऑफ लाइट is the smallest energy of light, a smallest amount of energy of light for a given frequency. यहाँ देखिएगा, करेक्ट है ना। तो भाई एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ये क्या है, अ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ, किसको लिखना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। जहां पे म्यू क्या रहेगा, दिया रहेगा, करेक्ट। और तब सपोज कीजिए कि मैंने आपको टोटल एनर्जी बता दिया, यहां देखिए टोटल एनर्जी दिया लाइट का इस फ्रीक्वेंसी का, तो किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी दे देंगे तो क्या उसका वन पैकेट का एनर्जी बता पाएंगे। और वन पैकेट का मतलब वन फोटोन का एनर्जी, राइट। वो निकालने का मैं फार्मूला दे दूंगा अभी, राइट। तो ईटी टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन, हाँ या ना, नंबर ऑफ फोटोन इंटू, तो इसी फार्मूला को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट एनर्जी का बड़ा वैल्यू उसके सबसे छोटे वैल्यू को, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करने से मिलता है, इंटीग्रल। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, या इट इज आल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। तो क्या यहाँ से एन का भी मुझे रिक्वायरमेंट होगा निकालने का, जो कि आगे बिल्कुल होगा। एन अगर निकालने का रिक्वायरमेंट होगा तो क्या यहाँ से निकाल लेंगे, हाँ या ना, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा। अब लिखिए एक और पॉइंट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या लिखते हैं एवरीवन, एच न्यू, जहां पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, करेक्ट है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, 6.626 या 625 इंटू 10 टू द पावर 34 यूनिट। जूल पर सेकेंड है, जूल सेकेंड। ये तो यहाँ से ही निकाल लेते भाई। एच इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। और एनर्जी का ऐसा सिस्टम है जूल, और फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इन्वर्स, तो सेकेंड इन्वर्स ऊपर जाकर क्या बन जाता है, सेकेंड बन जाता है, राइट। इसको रट लीजिएगा। देख तो ग्राफ सही है, एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, जिसका स्लोप का काम कौन करेगा, tan इक्वल टू m इक्वल टू व्हाट, करेक्ट। यहां देखेंगे, और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए क्या हम लोग इसको c बाई लैम्डा बाई सी लिख सकते हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा,
न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी के बदले पुट कर दीजिए, सॉरी, तो फ्रीक्वेंसी के बदले क्या पुट कर देंगे, हाँ ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। करेक्ट है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेज लैम्डा का कैसा ग्राफ रहेगा एवरीवन? पैराबोला रहेगा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा? चलिए ड्रॉ कीजिए। और एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेज 1 बाई लैम्डा का कैसा ग्राफ रहेगा? अब लैम्डा नहीं बोल रहे हैं, 1 बाई लैम्डा बोल रहे हैं, तो कैसा रहेगा? जिसका स्लोप का काम कौन करेगा? एच सी। इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं, एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा, एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा। करेक्ट है? यहां तक आपको फार्मूला समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा ना? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, आप लोग मोटा मोटी इलेक्ट्रोस्टैट तो पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट इतना फार्मूला तो जानते ही हैं। किसी गिवन चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक, वन सिंगल चार्ज पार्टिकल का, ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल का नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, एक फार्मूला ये भी होता है, Q इनटू V। तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? इस चार्ज का। तो जिस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना रहता है किसी गिवन पॉइंट P पे, मान लेते हैं कि मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, पॉइंट P पे, करेक्ट? तो चार्ज इसका लेंगे, पोटेंशियल सेम का, पोटेंशियल किसी और का रहता है, पोटेंशियल इसका रहता है या किसी और का? किसी और का होता है, राइट? दैट्स वाई यहाँ देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज पार्टिकल का एक फार्मूला Q इनटू V। करेक्ट है ना? तो भाई इसका यूनिट क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्या है? जूल रहेगा और क्या रहेगा? जूल रहेगा, या आप ऐसे देख सकते हैं तो कूलम वोल्ट रहेगा। क्या रहेगा? कूलम वोल्ट। या तो इसका यूनिट जूल बोल दीजिए, या इसको यूनिट क्या बोलिए? कूलम वोल्ट बोल दीजिए। करेक्ट है ना? चलिए अब यहाँ देखिएगा, मुझे इसका मीनिंग समझाइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये बहुत बार यूज कर आएगा, राइट? बोर मॉडल, मॉडर्न फिजिक्स में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 EV? पढ़िए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 EV का मतलब क्या पढ़िएगा? चीज़ों को थोड़ा सा संधि विच्छेद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। EV इज ऑल्सो द व्हाट? यूनिट ऑफ। तो जहाँ पे एनर्जी का बहुत 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 छोटा वैल्यू रहता है, वहाँ पे एनर्जी का एक छोटा यूनिट यूज किया गया है। जूल EV के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा वैल्यू है, तो वहाँ पे एनर्जी का एक छोटा यूनिट यूज किया गया है, और जिसका नाम क्या है? EV है। करेक्ट है ना? तो EV इज ऑल्सो व्हाट? यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले तो लिख लीजिए, EV इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट, मैं सोच कर स्टार्ट किया हूँ कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, जानते हैं, बट मैं अपना बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूँ चीज़ों को, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड इमेजिन कर रहा हूँ। क्या इमेजिन कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स में या कहीं भी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज करना रहेगा तो मैं -E लिखता हूँ, ये मेरा कन्वेंशन है।
मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे? माइनस सी, करेक्ट। यहाँ पे ई को मैं बोल दूंगा कि ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देंगे? ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। इसे कहीं भी देखिएगा अगर डेरिवेशन रहेगा तो मैं इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना रहेगा तो माइनस सी, जहाँ पे ई को ए बोलकर कि ई क्या रहेगा मेरा? मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो 1 eV इसका वैल्यू क्या रहेगा एसआई सिस्टम में? तो 1 eV मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, मैग्नीट्यूड बाई कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 और इंटू 1 वोल्ट इंटू वाट 1 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द -19 कूलम वोल्ट। और भाई ये तो ऐसा ही कूलम और वोल्ट, तो 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इक्वल टू कितना जूल? 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल होता है। वो ऐसा सिस्टम है, 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इक्वल कितना जूल? तो क्या इसको बोल सकते हैं 1 eV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19? हाँ या ना? तो कल के एक यहाँ पे ये समझ में आ गया? तो कल के डेट में 1 जूल इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा निकाल लीजिएगा। कितना होगा सर? एक कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से 1 जूल इक्वल टू कितना? 1 eV डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर 19, करेक्ट। मतलब 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 eV। तो आप बताइए कौन सा यूनिट बड़ा है? जूल बड़ा है, क्योंकि ये तो ऊपर जाके 10 पावर प्लस 19 होने वाला है, राइट। इसका मतलब ईवी बहुत छोटा वैल्यू है और उसके रिस्पेक्ट जूल बहुत बड़ा यूनिट है, करेक्ट है ना? ओके स्टूडेंट, चलिए यहाँ देखिएगा HC, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको देखिए। H का वैल्यू बोलिए। यूनिट के साथ 80 का वैल्यू SI यूनिट के साथ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। पक्का? सेकंड और सेकंड गायब कर दें। 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल मीटर। क्या प्रॉब्लम है? चलिए स्टूडेंट, इसको और उसके बाद अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो 6.625 इंटू 10 टू -34, अरे सारा कैलकुलेशन आज भार्गव करेंगे। ये मजाक नहीं किया था। इसके बदले 1 जूल के बदले इतना लिख सकते हैं, 1 जूल के बदले दिस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और बोलिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू 9। तो क्या 1 मीटर के बदले मैं ये यूज कर सकता हूँ 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, है ना? तो HC का वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू -19 इंटू 10 टू पावर 9 EVNM लिख सकते हैं। EV तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन जल्दी से करके बताइए भार्गव, सबको करना है। अब मैं भी मन में कैलकुलेट कर रहा हूँ। यस, बाकी लोग करने दीजिए, लोग कैलकुलेशन बहुत भागते हैं।
मोटा मोटी, ऐसे कहीं कहीं पे 1240 भी लिखा रहता है। ठीक है ना। तो देखिए एवरीवन, कैलकुलेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। आज के बाद प्लीज़ इस वैल्यू को रट जाइए, बहुत काम का कमाल का वैल्यू है, मॉडर्न में आपका लाइफ बना देगा। HC का वैल्यू कितना है? 1242 AV/nm। बट ये समझ में आ गया कि HC का वैल्यू 1242 कैसे हुआ, कन्वर्ट कर लिए, राइट? याद रहेगा? प्लीज़ इसको रट्टा मार लीजिएगा। ऐसे कहीं कहीं पर 1240 भी रहता है, तो अगर डेटा में आपका 1240 रहेगा तो उसी का यूज किया जाएगा, बट मैं यूज करता हूँ 1242 EV/nm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर HC का वैल्यू अगर सपोज कीजिए आपको तो ये रटा हुआ है और ऐसा ही सिस्टम में रहेगा, कोई बात नहीं है, आपको EV को जूल में कन्वर्ट करने नहीं आएगा और NM को मीटर में नहीं कर लीजिएगा, तो ऐसा ही सिस्टम में चाहिए होगा तो ऐसा ही सिस्टम में कर लेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो हम लोग को नैनोमीटर में ही काम चल जाता है, EV में ही, इसमें सिस्टम में काम चल जाता है, राइट? इससे फायदा क्या होगा, यहाँ देखिए, इससे सो मेनी टाइम्स फायदा यह होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ऐसे दिया रहता है, एनर्जी वेव लेंथ ऑफ फोटोन किसका दिया रहता है? वेव लेंथ ऑफ फोटोन इज 400 नैनोमीटर। क्या रहेगा? देन फाइंड आउट द, एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं, वेव लेंथ ऑफ फोटोन। और जैसे ही फोटोन बोल दिए तो फोटोन क्या? लाइट का पार्टिकल, मतलब इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसका स्पीड क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगा। वेव लेंथ ऑफ फोटोन इज 400 नैनोमीटर। देन फाइंड आउट टोटल एनर्जी, then find out total energy of 1 mole of photon. Then find out total energy of कितना मोल फोटोन? 1 मोल फोटोन। तो एक मिनट, 1 फोटोन नहीं बोले हैं, 1 मोल। मोल क्या है? नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, राइट? तो टोटल एनर्जी के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं? Na इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, जो मेरा क्वेश्चन था, हाँ या ना? और Na का वैल्यू तो आपको पता है, तो पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए यहाँ पे फार्मूला, एक फार्मूला hν है और दूसरा फार्मूला है hc/λ। क्या है? लैम्डा दिया हो तो ये यूज कर लेंगे। और सबसे बढ़िया बात है, HC का रेडीमेड वैल्यू रेडी है, कितना? 12, पूरा बात बोलिएगा, 1242 EV/nm और डिवाइड बाई व्हाट? तो सर NM में ना देके एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, तो यहाँ देखना है भाई, कॉपी पेस्ट करना छोड़िए, कितना दिन कॉपी करते रहिएगा। तो यहाँ पे अगर एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा तो क्या, और एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा और आपको यूज करना है ये वाला, तो क्या एंगस्ट्रॉम को NM में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे? क्योंकि NM से तो NM ही कटेगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? ये भी बचेगा, तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 1 फोटोन का निकाल लिए, बट मान लेते हैं कि ऑप्शन में आंसर जूल में है, कोई बात नहीं है, पहले यस, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गया Na का वैल्यू, और इंटू व्हाट? 1242/400 EV। और अगर ऑप्शन जूल में रहेगा तो EV को किस में कन्वर्ट कर लेना है? और 1 EV इक्वल टू कितना जूल? 1.6 इंटू 10⁻−19 -19 जूल रहेगा। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, और कल का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जस्ट आज तो बेसिक मैंने स्टार्ट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल ही आपको क्लियर कर पाऊंगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? और ऐसे आपसे कोई पूछेगा
और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन, ये भी जानते होंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी मेटल से इजेक्ट, वर्क फंक्शन क्या होता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से अगर आउट होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जस्ट एक टेस्ट ही कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी फोटोन को अगर हम बम्बार्डिंग कर रहे हैं किसी मेटल के सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मतलब वैल्यू क्या रहेगा। एक फार्मूला जानते हो, के इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू, आप एक फार्मूला जानते हैं ना, के इक्वल टू व्हाट, ये तो बहुत फेमस फार्मूला है। करेक्ट। तो किसी भी, अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था, कल क्लास में समझ में आ रहा है, जस्ट इन लोग से पूछ रहे हैं कि ये लोग क्या जान रहे हैं। तो के इक्वल टू एच ये फार्मूला होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड रहता है, राइट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि मिनिमम से ज़्यादा आपने सप्लाई किया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मेटल से जो आउट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इतना के बराबर रहेगा, जो कि गलत है। ए वैल्यू भाई है के मैक्स, क्या है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बट इज इट कंपल्सरी ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड या एस्केप फ्रॉम द मेटल विथ के मैक्स, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन इमिटेड विथ के मैक्स, करेक्ट। इसका मतलब है जैसे आप कहीं पे मैराथन में दौड़ रहे हैं, कहीं पे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से आ रहा हो, तो बाहर आते टाइम उसको बहुत सारा लैटिस पॉइंट से कोलिजन हो गया हो। इसका मतलब ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एस्केप फ्रॉम द मेटल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, ऑल आर एस्केप विथ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वैरी फ्रॉम 0 to k max, 0 to k max। ये सब, इन सब बातों को कल हम लोग समझेंगे, ठीक है।